नई टीम, नई तैयारी, सीएम योगी की तीसरी पारी। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लगातार डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर हो रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नाम पर ही अगला विधानसभा चुनाव यानी कि जो 2027 में होना है वो लड़ा जाएगा और तीसरी पारी भी जो है अपनी वो शुरू करेंगे सीएम योगी। तो आपको बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। दरअसल इसकी वजह यह है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी से दिल्ली में हुई है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गेस्ट प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी का। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर के मुलाकातों का दौर चल रहा है, चाहे हम सीएम योगी की बात करते हैं, सीएम योगी दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है अमित शाह से, उनकी कल भी मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जी से उनसे कल मुलाकात हुई है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नितिन नबीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी से हुई है। इस मुलाकात के मायने क्या है? नहीं, देखिए, बहुत साफ है इस मुलाकात के जो मायने हैं, खासकर जो पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच हुई है कि किस प्रकार से जो प्रादेशिक इकाई है उसका गठन किया जाए और गठन जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाए और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा था उसको भी ध्यान में रख के किया जाए। और इस वजह से ये साफ है कि बहुत फूक फूक के भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने 2027 के चुनाव की तैयारियों को देखकर, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ये पूरा सारी ये विचार विमर्श के बाद मुझे लगता है प्रदेश इकाई का गठन किया जाएगा। तमाम प्रदेश इकाई में अब तक ऐसे चेहरे थे जो एक के बाद एक जो अध्यक्ष बदलता था, लेकिन वो चेहरे वही रहते थे। मुझे लगता है कि इस बार वो व्यापक स्तर पे बदलाव होगा, कुछ नए चेहरे आएंगे, युवा चेहरे आएंगे और खासकर जो महामंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो उपाध्यक्ष हैं या जो उनके मीडिया के इंचार्ज हैं या जो मीडिया पैनल है, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी कि पूरी तरीके से, हालांकि एक जो है अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष के अधीन तमाम ऐसे नए चेहरे होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो प्रदेश इकाई है उसके जो अध्यक्ष हैं और तमाम जो प्रदेश महिला इकाई है, तो तमाम जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कार्यकारिणी, उनके जो है पदाधिकारियों की घोषणा होनी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब क्योंकि कैबिनेट विस्तार किया जा चुका है, अब इसी मंत्रिमंडल के साथ जो है योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। तो जिस प्रकार से कैबिनेट विस्तार में तमाम अटकलों, तमाम जो है आशंकाओं, तमाम जो है उसके बावजूद ऐसा साफ दिखाई दिया कि जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने सामंजस्य बैठाकर निर्णय लिया है और तमाम जातीय समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को साधते हुए निर्णय लिया है। जी, ये भी जानना चाहूंगी 22 मई को एक बार फिर से जो है इस तरह की बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी जिसमें नितिन नबीन भी होंगे, बीएल संतोष भी होंगे और पंकज चौधरी भी होंगे। इसके अलावा जो संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये अहम बैठक होगी। क्या माना जाए कि अंतिम मोहर तभी लगेगी या अभी सिर्फ नामों की चर्चा हो रही है? जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे वापस उसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि नाम तय कर लिए जाएंगे और जिस तरीके से तमाम चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद होगा, मुझे लगता है आज के युग में जरूरी नहीं है कि भौतिक रूप से व्यक्ति जो है वो मौजूद हो। तो ये सारी जो आशंकाएं जताई जाती हैं, जिनको हम गॉसिप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के उद्देश्य साफ हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पे किस प्रकार से जो चुनाव लड़ा जाए लाने के लिए, तो वो रणनीति और उस पूरी रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी सभी आप कहें कि बहुत जो सूक्ष्म विवरण होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए वो एक फैसला लेती है जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी जो पक्ष हैं उनको सुनकर, सभी क्षेत्रों को सुनकर, सभी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर तब फैसला लिया जाएगा जी। और सोच के फैसला लिया जाएगा कि इसी टीम के साथ अगला चुनाव 2027 का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। अभी तक एक आरोप बीजेपी पर विपक्ष लगाता रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। जो पुराने चेहरे हैं, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, पुराने धुरंधर हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व, उन्हीं का दबदबा दिखाई देता है। लेकिन वक्त के साथ साथ नए चेहरे भी आ रहे हैं, कुछ और नाम भी शामिल हो रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन जी का भी जब हमने जिक्र किया है, एक अहम जिम्मेदारी उनको दी गई। पश्चिम बंगाल चुनाव जो है एक बड़ा किला जिसे फतह करना होता है, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। उसके बाद शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, लेकिन उनकी भी नई टीम आनी है और कई प्रस्तावित नाम जो है मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करना चाहूंगी, इसके बाद आपकी राय भी जानूंगी। एक तो नाम उसमें आ रहा है, अनुराग ठाकुर भी है, विनोद तावड़े भी हैं, तरुण चुग है, विप्लव कुमार भी है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है अन्नामलाई का नाम है कि अन्नामलाई का, कि वो भी जो है इस सूची में शामिल है, कि वो भी जो है अब नई टीम के सदस्य होंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि जो नई टीम बन रही है, नए चेहरे, युवा चेहरे आ रहे हैं, अब तक जो आरोप लग रहा था कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी में दिखाई नहीं देती है, क्या ये उसका जवाब है? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे ही आप जो केंद्रीय जो आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके अंतर्गत जो टीम है उसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो साफ है कि कुछ ना कुछ एक बड़ी छाप होगी नितिन नवीन की, और एक युवा चेहरे जो फ्रेश हैं वो चेहरे सामने आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो आगे की रणनीति होगी, अगर केंद्रीय स्तर पे हम बात करें तो किस प्रकार से जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें अपना प्रभाव, अपनी चुनावी जो है आप कहें उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि पौंडीचेरी में तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार है, लेकिन चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो है हिस्सेदार है। लेकिन ये तमाम जो राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वो पूरी पैन इंडिया पार्टी बनना चाहती है, और मोदी और अमित शाह की जोड़ी की एक ख्वाहिश है कि दक्षिण में भी किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। और मुझे लगता है जो अन्नामलाई का आपने नाम लिया और तमाम ऐसे जो तमिल संगमम होता है बनारस में, और तमाम ऐसी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई हैं कि किस प्रकार से वो तमिलनाडु, केरल और जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य जो दक्षिण के राज्य हैं उसमें अपनी पैठ बना सके, वहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा सके। और उसकी कोशिश मुझे लगता है लगातार जारी है। जो इस नितिन नवीन की जो टीम होगी उसमें निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। मतलब ये सामंजस्य होगा कि एक अनुभव एक तरफ है और दूसरे युवा चेहरे एक तरफ है, दोनों की मिली जुली जो है, मैं एकदम नहीं कहूंगा कि जो जिसकी आपने चर्चा की तरुण चोग और जो है विनोद तावड़े, निश्चित रूप से अनुभवी चेहरे भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ युवा चेहरे भी आएंगे।
उसके साथ साथ क्षेत्रीय जो चेहरे हैं प्रमुख रूप से वो भी आएंगे। तो ये कुछ और नए युवा चेहरे भी हैं। दरअसल क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो अपनी पार्टी में किन चेहरों को ला रही है उसका प्रभाव भी पड़ता है। किस जाति, किस धर्म, किस समुदाय से आते हैं उसका प्रभाव भी उस पार्टी पर पड़ता है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी कोशिश ये होती है कि भाई हम रिटेन कर पाए, अगले चुनाव में हम फिर जीत पाए। वो भी अपने संगठन के हिसाब से या फिर हम सरकार के हिसाब से कहें, सरकार में मंत्री बनाती है, कैबिनेट मंत्री की जगह दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन में अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब जब युवा चेहरों की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं पर बीजेपी का पूरा फोकस है कि भाई महिला आरक्षण कर दिया है, अब लागू कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे की बात है। लेकिन अब जब लागू करने की बात कर दी है तो उसके बाद उसका फायदा कैसे उठाया जाए। तो इस नई टीम के अंदर 3 नाम और हैं जो युवाओं के हैं, वो भी आपको बताती हूं। बांसुरी स्वराज, लॉकेट चैटर्जी, पूनम महाजन, ये 3 नाम भी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले आपसे चर्चा में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, उसमें प्राथमिकता है युवा और महिलाएं, क्योंकि महिला जो है एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभरी है। और वो खासकर आप देखें कि वो जाति से उठकर, धर्म से उठकर, क्षेत्रीयता से उठकर, और ये प्रयोग तमाम राज्यों में किया गया है। सबसे पहले आप देखें कि नीतीश कुमार की जो नीतियां रहीं वो महिला केंद्रित रहीं, कि जो चाहे प्रोविशन एक्ट को लागू करना, कि जो शराबबंदी या नशाबंदी जो है लागू करना, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्थापित करना, तो महिलाएं जो है वो निश्चित रूप से एक अलग राज्य में उनकी महत्ता साफ साफ दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर कोशिश की है कि किस प्रकार से संगठन में महिलाओं को प्रमुखता से भूमिका दी जाए, या सरकार में, या तमाम जो है एमपी, एमएलए, जो विधायक या सांसद के चुनाव में किस प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तो ये महिलाएं जिनकी आपने चर्चा की, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और ये इनकी संभावना है, क्योंकि ये ऐसे चेहरे हैं। अगर आप पूनम महाजन की बात करें तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में वो जो है उसका अध्यक्ष रह चुकी है, अगर मुझे सही याद है तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है संभाली है। उसके अलावा बांसुरी स्वराज की बात करें कि कितनी दमदारी से, मजबूती से जो है वो सुषमा स्वराज की जो है बेटी हैं और मजबूती से जो है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि और एक अभी जो लॉकेट चैटर्जी की आपने बात की, पश्चिम बंगाल का, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज जिस व्यापक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार किया है पूरे देश, तो तमाम आप कहें प्रतिभाएं हैं उनके पास, चाहे वो युवा हो, महिला हो, या जो है अन्य वर्ग हो, या अन्य समुदाय हो, या क्षेत्र के हिसाब से आप सोचें, उनके पास एक बुके है प्रतिभाओं का। और इसीलिए शीर्ष नेतृत्व को ये मुश्किल होती है, कठिनाई होती है कि इन तमाम प्रतिभावान चेहरों के बीच किसको चुना जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवा और महिला उनके एजेंडे में है, और वो एक आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे संगठन की दृष्टि से देखें चाहे राष्ट्र की दृष्टि से देखें, किस प्रकार से एक नई लीडरशिप बनाई जाए, एक नया नेतृत्व बनाया जाए, उस पे काम कर रहे हैं। जी, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चुनाव है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये जरूरी होता है कि जिन्होंने ये जीत दिलवाई है उन्हें इनाम दिया जाए, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो ये ध्यान में रखा होता है कि जो जितवा सकते हैं उन्हें पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट जगह दी जाए, संगठन के अंदर कोई पद दिया जाए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी टीम में क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, नई टीम उनकी कैसी होगी, क्या उसकी तस्वीर होगी। नई टीम, नई तैयारी, सीएम योगी की तीसरी पारी। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनके जो बाहुबल है वो भी उतना मजबूत होना चाहिए। इसकी तैयारी में बीजेपी है, और जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया
बनाया गया था पंकज चौधरी को, तो ये माना जा रहा था कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब कैसे महत्वपूर्ण भूमिका वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निभाएंगे, वो मैं थोड़ा बताती हूं। पंकज चौधरी जी का क्या इंट्रोडक्शन है। पंकज चौधरी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, अगर बात करें ओबीसी में तो यादवों के बाद कुर्मी सबसे ज्यादा हैं। 7 बार के वो सांसद हैं, महाराजगंज से आते हैं और ये वही इलाका है जहां से संबंध सीएम योगी जी का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये माना जाता है कि जब आप नेतृत्व के साथ काम करते हैं, अगर आप सीएम के साथ है, सीएम के क्षेत्र से आते हैं, तो एक अलग कनेक्शन होता है। प्रोफेसर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? पंकज चौधरी जब बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष तो यही माना जा रहा था कि 1+1 हो गया है, यानी कि 1+1 11 हो गया है। अब जब सीएम योगी हैं उनको ज्यादा मजबूती मिलेगी जब अध्यक्ष उनके क्षेत्र से आते हैं, उनसे कनेक्टेड है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष या कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका आप कहें संकेत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले दिया था। जब वो गीता प्रेस के समारोह में गोरखपुर आए थे तो पैदल चल के पंकज चौधरी के घर गए थे। तब वो एमओएस थे फाइनेंस केंद्रीय सरकार में, और जो आज भी हैं। लेकिन ये संकेत था कि इसका मतलब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी जा रही, और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य का भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, जिम्मेदारी है, पद है। तो ऐसे में मुझे लगता है, और वो महाराजगंज के हैं, मतलब जो गोरखपुर के पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो और योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी एक दूसरे को मुझे लगता है बहुत ही 1998 से या उसके पहले से जानते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी कोशिश ये है कि किस प्रकार से, और खासकर जो इस पूरे संगठनात्मक चुनाव के इंचार्ज हैं विनोद तावड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, सबकी कोशिश है कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जो 2027 में डिलीवर कर सके। तो ऐसे में सिर्फ प्रदेश इकाई में बदलाव के नहीं संकेत हैं। आप ये देखिए, अभी 5 उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो केंद्रीय इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका में है। रेखा वर्मा हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। उसके अलावा तारिक मंसूर हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम गोरखपुर से ही राधा मोहन दास अग्रवाल, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उसके अलावा सुरेंद्र नागर जो है राष्ट्रीय सचिव हैं, नेशनल सेक्रेटरी। तो ऐसे में हो सकता है कि इस टीम में भी बदलाव हो, कि क्या पूरी तरीके से राधा मोहन अग्रवाल अपने कार्य करने में सक्षम है, या उनकी क्या भूमिका होगी, क्या निर्णायक होगा 2027 के चुनाव को अगर हम ध्यान में रख के बात करें, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी की क्या भूमिका होगी। तो ऐसे में ये तमाम जो आप कहें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, उसको ध्यान में रख के तमाम जो, चाहे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात हो या जातीय प्रतिनिधित्व की बात हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात हो, लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात हो, उसके साथ ही जो एक आपकी संगठनात्मक क्षमता की बात हो, लोकप्रियता की बात हो, तो तमाम इन बातों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो टीम के घोषणा के बाद बहुत जल्द ही राष्ट्रीय टीम की भी घोषणा हो जाएगी, नितिन नवीन की भी टीम की घोषणा हो जाएगी। जी, नितिन नवीन जी की टीम की घोषणा होगी। उधर इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है पंकज चौधरी जी की टीम भी जो है वो बनेगी। अब बीजेपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी पार्टियों की हम बात करते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन बीजेपी में आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस आइडियोलॉजी के हैं वो भी। और साथ ही साथ एक चीज और है कि आरएसएस से करीबी, क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो ये प्रोफेसर साहब, आप भी पत्रकार रहे हैं, आप भी पढ़ते लिखते हैं, आपके आर्टिकल भी हम पढ़ते हैं, तो इतना तो आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, आरएसएस का साथ मिल रहा है योगी जी को। साथ ही साथ अगर हम बात यहाँ पर पंकज चौधरी जी की करते हैं तो उनकी भी करीबी आरएसएस से रही है।
उनकी भी करीबी रही है, भले ही वो पीएम के करीबी माने जाते हैं, योगी जी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आरएसएस के करीबी भी है, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। अब जो पंकज चौधरी जी की टीम बनेगी उसमें किस तरह के कौन से नाम सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। कौन सी आइडियोलॉजी है, क्या कुछ है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर स्टेप, हर व्यक्ति का सिलेक्शन किसी भी पॉइंट पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा आपने चर्चा की, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पृष्ठभूमि है या जो उनकी वैचारिकी प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी पे, वो उसको कोई भी जो है उस पर प्रश्न नहीं लगा सकता। और यही वजह है कि चाहे वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या वो नेतृत्व करता हो या कोई राजनेता हो, वो किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है और उसकी जो विचारधारा है उसका पालन करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पंकज चौधरी की टीम में भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक संगठन है, जो अनुनांशिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं कहें, आरएसएस के जो संगठन है और जो 40 से ज्यादा की जिनकी संख्या है, उन सबका प्रतिनिधित्व होना होगा। और आप ये देखिए कि चाहे जो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि सुनील बंसल इसी पद पे होते थे जब 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की उत्तर प्रदेश जैसे कठिन राज्य में। तो धर्मपाल जी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके अलावा जो एक नाम हम भूल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये तमाम जो चुनौती आप कहें संगठन को, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो जिस प्रकार से आप कहें प्रभावशाली रही है, जिस प्रकार से उनका पूरे सरकार पे और जो है संगठन पे एक तरीके से नियंत्रण रहा है, तो ऐसे में बहुत ही सोच समझ के सारे विचार विमर्श करके उत्तर प्रदेश की टीम घोषित की जाएगी जी। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से व्यापक बदलाव होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 40% 40 से 50% नए चेहरों के आने की संभावना है। जी जी जी, जिस तरीके से लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, लगता तो यह भी है कि 50% से ज्यादा भी चेहरे बदले जा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, फिलहाल के लिए बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो अब क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब आते जा रहे हैं, वक्त कम है, इसीलिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी और इसीलिए जो अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम बनाई जाएगी वो भी सारे इक्वेशंस को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।